आज का जो व्याख्यान है वो इस बात पर है कि जो सोवियत यूनियन 1991 में जैसे विघटन हुआ और उस विघटन के परिप्रेक्ष्य में बहुत से राज्य अस्तित्व में आए। जो मेन मुख्य राज्य जिसे रशियन फेडरेशन कहते हैं वो अस्तित्व में आया और उसके साथ साथ और 14 राज्य अस्तित्व में आए, बड़े और छोटे। और सोवियत यूनियन की जो तमाम लाइबिलिटीज थी, सोवियत यूनियन के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो लाइबिलिटीज थी, उन सभी लाइबिलिटीज का एक जिम्मेदारी जो रशियन फेडरेशन है उसने लिया। और बाकी जो राज्य थे वे सोवियत यूनियन के अधीन में रहने के कारण बहुत सी चीजें उन लोगों को प्राप्त हुई थी, खास तौर से उनके यहाँ एजुकेशन वगैरह और उनके यहाँ टेक्नोलॉजी का, ये सब का बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ। और इस संदर्भ में ये बात याद करने की है कि लेनिन के समय की जो क्रांति हुई थी 1917 की, उसके बाद जो स्टालिन 1924 के बाद वो आता है और स्टालिन 1953 तक रहता है। तो ये स्टालिन के पीरियड में और उसके बाद जो है वो क्रुश्चेव और उसके बाद ब्रेजनेव और उसके बाद दो और लोग आते हैं और फिर जो है गोर्बाचोव। तो ये पूरा का पूरा जो सोवियत यूनियन का जो ये सिस्टम है ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होता है और एजुकेशनली बहुत एडवांस्ड होता है। और इतना एडवांस होता है कि अपने कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका वगैरह को चुनौती देता है, यूएसए को चुनौती देता है, आर्म्स रेट में चुनौती देता है, न्यूक्लियर वेपन्स के क्षेत्र में चुनौती देता है। और दोनों कोल्ड वॉर के दौर में कुछ ऐसी स्थिति होती है कि विश्व में कहीं भी अगर कोई नई सरकार बनती है, कोई नए डीकॉलोनाइजेशन होते हैं, नए उपनिवेश से हट करके नए स्वतंत्र राज्य होते हैं, तो ये दोनों राज्य यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए जो कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और विश्व में और भी कई ट्रीटी बनाए हुआ था, जो सैन्य संधियां थी, उनका यूएसएसआर से एक बड़ा भारी प्रतिस्पर्धा था। जो वार्सा पैक्ट कंट्री कहते हैं वो लोग उनके साथ थे। वार्सा पैक्ट कंट्री सोवियत यूनियन के जो 15 राज्य थे उनसे अलग हट करके वार्सा पैक्ट के देश थे, जहां पर कि ये माना गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में ये माना गया कि एक खास इलाके में सोवियत यूनियन के प्रभाव से, स्टालिन के प्रभाव से हिटलर को पराजित किया गया है। तो ईस्टर्न जर्मनी और उसके पूरब का जो इलाका था उन सबको कहा गया कि यहाँ पर हम लोग यूएसएसआर को महत्व दे रहे हैं और वहां पर डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट इमर्ज करेगा। जो तमाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो फोर्सेस थी, जो एक तरह से कहा जाए कि जो अलाइड फोर्सेस थी, तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और यूएसएसआर, इन लोगों ने आपस में तय किया था कि जो जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वहां पर डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट लाएंगे। लेकिन जो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस के जो क्षेत्र थे उन सब में डेमोक्रेटिकली क्या, कम्युनिस्ट जो इंजीनियर्ड पार्टियां, पपेट पार्टियां वहां पर शासन में आई और उसका उन लोगों को लाभ भी मिला। लाभ इस तरह से मिला कि उनके देश में एक खास ढंग से देखा जाए तो बहुत ही रैपिडली जो है एजुकेशन के, टेक्नोलॉजी वगैरह के परिवर्तन होते हैं। जो बाकी विश्व के देशों से, अगर आप थर्ड वर्ल्ड के, तृतीय दुनिया विश्व के देशों से अगर आप तुलना करेंगे, इवन भारत से भी तुलना करेंगे, तो आपको लगेगा कि भारत वगैरह में जिस तरह से एजुकेशन वगैरह का और टेक्नोलॉजी वगैरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पाया। अब आज की स्थिति में खासतौर से 1991 के बाद जो सोवियत यूनियन का विघटन होता है और उस विघटन के बाद एक खास ढंग का वातावरण बनता है। जो शुरुआती दौर में बोरिस येल्सिन नाम होता है, जो रशियन फेडरेशन का एक नेता होता है, डेमोक्रेटिक नेता होता है, और उसके माध्यम से पहले शुरुआती दौर में खुद रशिया की स्थिति बहुत खराब होती है, उसके रूबल का दाम बहुत अधिक गिरता है और एक विशेष प्रकार की डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अपनाने के प्रयास में वे लोग बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यही हालत और भी देशों की होती है जो एक अपने पैर पर खड़े होकर के
एक पूंजीवादी रास्ते से, डेमोक्रेटिक रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये पूरा संदर्भ 1991 का याद करने के बाद फिर इन्हीं सब पूरे परिप्रेक्ष्य से खास तौर से रशा, जो रशियन फेडरेशन कहलाता है, वो रशा एक तरह से अपने को कुछ इस तरह की मानसिकता उनके यहाँ डेवलप होती है, मेंटेलिटी डेवलप होती है। खास तौर से ये जो वर्तमान राष्ट्रपति उनके पुतिन हैं, उनके समय में ये होता है कि हम लोगों को अगर विकास के रास्ते हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा नेचुरल जो एक दुश्मन देश है वो लोग हमारे कुछ इस तरह से, जिसे कह सकते हैं आप, यूएसए को अपना बड़ा भारी कंपटीशन मानता है, कंपटीटर मानता है। और उस कंपटीटर मानने में एक जो कहते हैं कि रशियन फेडरेशन के सामने एक बड़ी भारी चिंता थी कि हमारे जो सोवियत यूनियन के जो राज्य हैं, जो रिपब्लिक्स के रूप में स्वतंत्र हुए हैं, वे सभी के सभी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के सदस्य न बन जाएं। और अगर वो नाटो के सदस्य बनेंगे तो वो एक तरह से रशिया के जो इन्फ्लुएंस है, रशिया का जो एक नेचुरल उसका अपना एक इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट उनका जियोपार्डाइज होगा। इधर बीच रशिया ने अपने आप को जिस तरह से डेवलप किया, उसमें खास तौर से ऑयल फील्ड के और गैस के डेवलपमेंट के संदर्भ में पूरे के पूरे यूरोप का मैक्सिमम देशों का 50% से लेकर 55% तक के पेट्रोलियम का वो सप्लाई किया और गैस की सप्लाई किया पूरे यूरोप में, जर्मनी में और तमाम जो इवन फ्रांस में, ये सभी लोग जो है उस पर निर्भर रहे। और भी बाकी जो पुराने जो कम्युनिस्ट कंट्री वार्सा पैक्ट के थे वो सभी लोग उस पर निर्भर रहे। और उसका जो ये पूरी की पूरी जो तेल की जो सप्लाई है, ऑयल की सप्लाई, गैस की सप्लाई है, ये उससे सटे हुए जो देश है यूक्रेन के साथ जो है वह उसके क्षेत्र से होकर के तमाम सप्लाई यूरोप को जाने लगी। और ऐसे सब वातावरण में खास तौर से रूस को एक बड़ा भारी एक भय जैसा वातावरण दिखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जितने, और धीरे धीरे होने भी लगा, कुछ ऐसे जो खास तौर से नॉर्थ के जो गणराज्य थे, जो यूरोप से सटे हुए गणराज्य थे, लाताविया वगैरह ये सब जो नाम लिए जाते हैं, वो सब किस तरह से अटलांटिक ट्रीटी के जो है वो सदस्य बनते हैं नाटो के। और अभी आर्मेनिया ने, यूक्रेन वगैरह अभी सदस्य नहीं बने थे, लेकिन इस तरह की तमाम जासूसी से पता लगा कि ये भी जो है वो उनका सदस्य बन जाएगा। इस पूरे भय के वातावरण से अभी जो खास तौर से जो पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया और उसके ईस्टर्न 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित किया, रिपब्लिक्स के रूप में उनको मान्यता दिया, जो बहुत शुरू से जब से यूक्रेन बना हुआ था तब से उनके नॉर्थ ईस्ट के 2 जो रिपब्लिक्स थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे। और जो यूक्रेन की जो जनता है, जो बहुत कुछ अगर देखा जाए रेशियली, अगर उनका विश्लेषण किया जाए, जातीय विश्लेषण किया जाए और उनके मेंटेलिटी वगैरह का विश्लेषण किया जाए, तो उनका और रशिया के लोगों का बहुत कुछ मिलता जुलता है। रशियन लैंग्वेज भी है उनकी अपनी स्पेशल संस्कृति भी है, लेकिन बहुत मिला जुला है। लेकिन अब ये सबसे बड़ा बात ये होता है जानने की कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे उभर करके आती है। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि खास तौर से रूस के राष्ट्रपति ने आज से 4-5 दिन पहले करीब 1 घंटे का भाषण भी दिया। उस भाषण में उसने बताया कि किस तरह से पूरी सोवियत यूनियन की लायबिलिटी जो है रशिया ने दिया, और ये सभी देश जो कि लाभ कमाए, जो सोवियत यूनियन सिस्टम में रह करके लाभ कमाए, इन लोगों ने कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझा। उसका मतलब यह था कि रशियन फेडरेशन के तमाम बर्डन को इन लोगों को भी शेयर करना चाहिए था। और इतना ना होने के बावजूद भी जो पुतिन ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसमें उसने कहा कि ये एक खास किस्म का नाजीवाद शब्द का प्रयोग करता है, खास तौर से इनके जो यूक्रेन के लोगों की मेंटेलिटी को बताने के लिए कि ये नाजीवादी ढंग से सोचने वाले लोग हैं और ये एक खास ढंग से एक प्रजातीय भाव से होकर के और हमारे इंटरेस्ट को जियोपार्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा का पूरा ये जो सिनेरियो है, अगर आप देखेंगे तो इसको अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से आप कुछ खास बातों को देखें
खासतौर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वर्साई संधि के पहले जो अमेरिका का प्रेसिडेंट आया हुआ था, जो विल्सन, वुडरो विल्सन जिसे कहते हैं, वो आया था जिस वर्साई में, पेरिस में, जिसने एक सिद्धांत दिया था, सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत दिया था कि सभी जो राष्ट्रीयताएं हैं उन सबको आत्मनिर्भर का अधिकार है। यद्यपि वो सभी राष्ट्रीयताएं आत्मनिर्भर के अधिकार को एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि उसी समय सोवियत यूनियन अस्तित्व में आता है और तमाम जो राष्ट्रीयताएं होती हैं उनको मिलाकर के एक बड़ा राज्य बनता है, जो कि पुराने जार के समय के जो राज्य होते हैं, जार का जो पूरा इलाका होता है, वो पूरा इलाका वो सब का सब सोवियत यूनियन का इलाका हो जाता है। और ऐसे में एक बहुत पहले की 1823 की एक डॉक्ट्रिन है जो मुनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मुनरो था। उसने कहा कि हमारे अमेरिका के मामले में यूरोप के लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और अगर अमेरिका के मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा, माने लातिन अमेरिका और कनाडा और जितने भी देश हैं, उसमें यूरोप के लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इस तरह से उसने कहा कि आप अपना यूरोप का और सबकी समस्याओं का मामला लेकर आप लोग वहां तक रहिए, ये पूरा मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। 1823 की मुनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं इसको। यही मुनरो डॉक्ट्रिन एक तरह से देखा जाए तो पुतिन ने अपने सोवियत संघ के तमाम जो उनके जो राज्य हैं उनके बारे में भी एक चेतावनी भरे ढंग से कहा कि ये सभी इलाके हमारे से निकले हुए हमारे इलाके हैं। इन सभी इलाकों में अगर अमेरिका और उसके दोस्त और नाटो के लोग अगर उन लोगों को अपने संधि में रखते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, तो यह हमारे लिए एक हमारी खुद की सुरक्षा के लिए एक चुनौती की बात होगी और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के जो उसने फिर देखा कि जो यूक्रेन के जो वहां के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई सरकार है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों के जो तमाम मूव्स हैं, जेस्चर्स हैं, तमाम जो एस्पियोनेज और जासूसी वगैरह के माध्यम से ये बात पता लगा कि यूक्रेन बहुत अधिक अपने आर्थिक रूप से निर्भर है। वो सोवियत माने रशिया के तमाम जो पाइपलाइन जा रहे हैं उनकी जो रॉयल्टी उनको बीच में कुछ मिल रही उस पर निर्भर है। लेकिन इतना निर्भर होने के बावजूद भी वह अमेरिका और उनके जो नाटो कंट्री हैं उनकी तरफ जो है झुक रहा है। तो ऐसे एक भय के वातावरण में एक खास किस्म का जो रशिया का, आप चाहे तो ये कह सकते हैं कि अपने नेशनल इंटरेस्ट में उसने इस बात को देखा कि जो सबसे बड़ा हमारा विरोध करने वाला देश हो सकता है उसको अगर हम परास्त कर लेते हैं तो बाकी लोगों को भी हम ये बात चेतावनी के रूप में हम कहेंगे कि आप रिपब्लिक हैं, बने रहिए रिपब्लिक, लेकिन नाटो का मेंबर ना बन करके हम लोगों के जो आपसी एक, जब सोवियत यूनियन भंग होता है तो एक आपसी एक सहमति के आधार पर इन लोगों का एक संघ जैसा बनता है कि हम लोग अपने सिक्योरिटी वगैरह के लिए आपस में बातचीत करेंगे। तो ये जो एक परिप्रेक्ष्य है ये जानने की बात है। दूसरा, इसमें जो नए एंगल आए हुए हैं कि किस तरह से खासतौर से सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में जब इस पर बहस हुई, सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत से देशों ने निंदा का प्रस्ताव पारित किया जिसको कि रूस ने उसको वीटो किया, उसको वीटो पावर है। और दूसरा यह है कि इसमें अमेरिका वगैरह का जो यूएसए वगैरह का जो स्टैंड रहा वो एक माइल्ड ढंग से बातों को कहा कि भाई हम यूक्रेन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन हम उनको आर्म्स वगैरह की सप्लाई करेंगे, उनको देंगे। और आज की तारीख में और कल से जो वातावरण दिख रहा है कि जो बाकी जो देश हैं, जो पुराने कम्युनिस्ट देश थे, जो एक तरह से पोलैंड हुए या हंगरी हुए या आपके चेकोस्लोवाकिया हुआ, ये सभी जो देश हैं, रोमानिया हुआ, ये सब जो पुराने कम्युनिस्ट देश थे, ये सब एक तरह से आपके यूरोपियन कम्युनिटी के सदस्य भी हो गए और नाटो के साथ एक मिल करके इन लोगों ने बहुत से आर्म्स वगैरह दिए हैं खास तौर से यूक्रेन को। और यूक्रेन का राष्ट्रपति जो 2 दिन पहले ये बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हम अकेले हो गए हैं, हम लड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी स्थिति अब इस समय हो गई है कि उनके पास 2 लाख की सेना है और जैसा कि लोग जानते हैं कि रूस के पास लगभग 11-12 लाख की सेना है, उसके पास हथियारों का जखीरा है और बहुत जिसे कहा जाए कि आर्मर्ड पावर उसके पास बहुत तगड़ा है और ब्लैक सी वगैरह समुद्र से उसके समुद्री जहाज हैं
जो जाकर के यूक्रेन वगैरह पर किस तरह से कंट्रोल किए हुए हैं। लेकिन इसी दौर में अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है कि अमेरिका ने अपने जो ड्रोन, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उसको जो है दिया है खास तौर से यूक्रेन को, और उसके माध्यम से यूक्रेन ने जो वहां पर समुद्र में जो आपके सैनिक गिरफ्तार किए हुए हैं यूक्रेन को, उनको छुड़ाने के लिए हमले किए गए हैं। तो ये लग रहा है कि जैसे कि पूरा का पूरा युद्ध का जो एक वातावरण है वो एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ऐसे संदर्भ में जो भारत का जो स्टैंड रहा, भारत ने खास तौर से भारत को जो यूक्रेन का जो एम्बेसडर था, उन्होंने भारत से और मोदी जी से अपील भी किया कि आप युद्ध को बंद कराने के लिए आप बात करिए। मोदी जी ने उनसे जो भी बात किया हो, बहुत क्लियर बातें नहीं आ पाई हैं, लेकिन ये जरूर अपने जो हमारे 20,000 या 25,000 छात्र हैं उनको कैसे छुड़ाया जाए, तो वहां पर जो पढ़ने गए हैं यूक्रेन में, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सब बातें, और जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में अपने भारत का और चीन का और यूनाइटेड अरब अमीरात का व्यवहार रहा कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में बहस के दौर में ये तीनों एब्सेंट होते हैं, ये लोग वोट नहीं करते हैं। तो और ये भी बात एक बहुत सत्य है कि किसी एक समय में कश्मीर के मामले में बहस होते समय सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन ने भारत के खिलाफ वोट दिया था कश्मीर के सवाल पर। तो ये सब बातों को भी ध्यान में रख करके भारत ने एक नेचुरल ढंग से, क्योंकि भारत का भी एक कश्मीर का भी मामला कुछ इस तरह से है कि उसमें कई बार पाकिस्तान का हस्तक्षेप होता है और एक खास ढंग का डिस्टरबेंस होता है। भारत के बड़े ही नेचुरल बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है। बहुत सा इलाका भारत का जो कि उनके ऐतिहासिक रूप से उनकी जो नेचुरल बाउंड्री अखंड भारत का इलाका रहा, वो सब पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है। खुद पाकिस्तान में भी जो एक तरह से देखा जाए तो उनका जो बहुत से सिंध के और बलूचिस्तान वगैरह के प्रांत अलग होना चाहते हैं, तो वो एक अलग स्थिति है वहां पर। और भारत का भी जो महाराजा गुलाब सिंह ने 1856 में जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा लद्दाख का इलाका 60 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको बेच दिया था, जो महाराजा रणजीत सिंह से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाब सिंह को बेचा था। और गुलाब सिंह के जो वंशज हैं वो किस तरह से पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका भारत को एक तरह से, जैसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की तरह भारत को दे दिए। और भारत बहुत से इलाके को प्राप्त किया, लेकिन एक बड़ा इलाका जो है वो अभी भी पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। तो ऐसे परिस्थिति में जो भारत का जो स्टैंड है वो रूस से बहुत नजदीक होता हुआ दिखाई देता है कि रूस को भी एक खास ढंग से अपने इलाके को, कि भाई हमारा इलाका है, दुश्मन की तरफ से जा करके व्यवहार न करे, तो हम उस पर बहुत ध्यान रखेंगे। जैसा भारत ने अनुच्छेद 35A और 370 हटा करके जम्मू कश्मीर का एक बहुत विशेष ढंग से जो विलय हो चुका था, लेकिन और अच्छे से विलय करके उसको भारत के साथ इंटीग्रेट किया। तो ये जो पूरा परिप्रेक्ष्य है, भारत का जो राष्ट्रीय हित है और जो रूस का जो स्टैंड है, उन सब में बड़ी सिमिलैरिटीज दिख रही है। इसी तरह से चाइना का भी एक खास ढंग से आप इस संदर्भ में समझने की बात है कि चाइना भी 1949 में अपने ढंग से स्वतंत्र होता है वहां के मिलिट्री डिक्टेटर चियांग काई शेक को हराकर। लेकिन चियांग काई शेक की आज भी एक पपेट तो नहीं बनेगी, एक ऐसी सरकार फार्मोसा में बनी हुई है जो पूरा का पूरा अमेरिका के माध्यम से वहां पर बनी हुई है। इस बात को लेकर के चाइना और अमेरिका के बीच में बड़े नेचुरल दुश्मनी है। यद्यपि एक खास समय में 1973 में अमेरिका ने चाइना से बहुत दोस्ती कर ली और जो वर्तमान जो कम्युनिस्ट चाइना था उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर भी बना दिया, और वो परमानेंट जो वीटो का सिक्योरिटी काउंसिल का अधिकार फार्मोसा के पास था वो चला गया चाइना के पास। और ये सभी परिप्रेक्ष्य इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को ये पता लगा कि चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, और जिस समय उनको डिफरेंस पता लगा तो फिर वो उनके साथ दोस्ती कर लिए। बहरहाल, लेकिन इस समय जो विश्व का एक वातावरण बना है जिसमें कि चाइना का क्या स्टैंड होगा, इंडिया का क्या स्टैंड होगा, इसमें दिख रहा है कि जैसे चाइना और इंडिया का स्टैंड बहुत कुछ सोवियत यूनियन को सपोर्ट करता हुआ, सोवियत यूनियन या रशियन फेडरेशन को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें दोनों के अपने नेशनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। अब इस समय, आने वाले समय में अगर ये बातें ऐसे ही कंटिन्यू
कर दी गई, इस पर कोई बहुत गंभीर ढंग से हस्तक्षेप नहीं हुआ। जैसा कि एक जमाने में क्यूबा क्राइसिस हुई थी 1961-62 में, जिसमें कि क्यूबा में रशिया की सब मिसाइलें लगी हुई थी अमेरिका की तरफ। उधर अमेरिका की सभी मिसाइलें टर्की से लग करके रूस की तरफ लगी हुई थी। तो वो लगा जैसे कि वर्ल्ड वार होने जा रहा है और न्यूक्लियर वार होने जा रहा है। तो क्रुश्चेव और कैनेडी के बीच में फिर पूरा विश्व हस्तक्षेप करके डायलॉग करता है, और वो एक जो क्यूबन क्राइसिस है 1861 की, वो क्राइसिस समाप्त होती है। जैसे लगता था कि दोनों लोग जो है, दो पहलवान आपस में पंजा लड़ा रहे हैं और दोनों के पंजे लड़ाने के नीचे एटम बम रखा हुआ है कि जो भी गिरेगा वो एटम बम पर हाथ गिरेगा और दब जाएगा। इस तरह की जो स्थिति बनी हुई थी 1961 की स्थिति, जो क्यूबन क्राइसिस थी, जो मिसाइल क्राइसिस थी, कि अमेरिका की मिसाइल जो रूस की तरफ लगी थी, न्यूक्लियर मिसाइल, और क्रुश्चेव और यूएसएसआर की मिसाइल्स जो है क्यूबा के माध्यम से अमेरिका की तरफ लगी हुई थी। तो उनको किसी तरह से पूरा विश्व हस्तक्षेप करके सॉल्व किया, और वो लोग भी आपस में अंडरस्टैंडिंग करके न्यूक्लियर मोबाइल जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थे उनको उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को आश्वस्त किया कि नहीं, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। तो ये जो एक वातावरण बना है, इसमें पुतिन का जो मेंटालिटी है उसमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हम लोग जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, क्या पुतिन में कुछ ऐसे तत्व दिखाई दे रहे हैं कि पुतिन हिटलर की तरह से है? जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में हिटलर और मुसोलिनी जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे कि वो किसी को सुनना ही नहीं चाहते थे, वे खास किस्म के अपने रेशियल सुपीरियरिटी की बात करके और वो कब्जा ही करना चाहते थे पूरे विश्व में, अपने देश की जनता को वैसे तैयार कर लिए थे। तो हम कह सकते हैं कि अभी रशियन फेडरेशन में ये स्थिति नहीं है। रशियन फेडरेशन को हम नहीं कह सकते को हिटलर की जर्मनी की तरफ से या मुसोलिनी के इटली की तरफ से या जापान के मिलिटराइज्ड जापान की तरफ से, क्योंकि अभी इन सब लड़ाइयों के बीच में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वह, और वहां पर ऐसा वातावरण बनता है किस तरह से कि खुद मॉस्को में भी जो है वो बहुत से एक विरोध होते हैं, जनता विरोध कर रही है। स्टालिन और हिटलर के समय में इस तरह की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो एक डेमोक्रेटिक विरोध हो रहा है रूस में भी। रूस के इस मूव का कुछ उस तरह की बातें याद दिला रहा है जैसे वियतनाम युद्ध के समय में अमेरिका का विरोध सबसे अधिक अमेरिका के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया, वहां के प्रोफेसरों ने किया कि नहीं, अब आप वियतनाम में जो युद्ध चला रहे हैं उसको बंद करिए। और 1975 में अंत में इतने अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए कि उनको जो है बंद करना पड़ा, यद्यपि साम्राज्यवाद की बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो अमेरिका लड़ रहा था। तो ये पूरा परिप्रेक्ष्य जो है आज ये बता रहा है कि अगर थोड़ी समझदारी आती है तो इस समझदारी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो विश्व युद्ध की तरफ, जैसे आज की तारीख में ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता चला जा रहा है पूरा वातावरण, यूक्रेन का और सोवियत यूनियन की क्राइसिस का। और उसी लड़ाई के दौर में अगर कोई रूस का कोई एक ऐसा कोई मिसाइल जा करके किसी नाटो देश में लग जाए, किसी देश के नाटो देश के किसी नागरिक को लगे या उनके इंस्टॉलेशन पर चला जाए, तो ये एकदम फ्लेयर अप कर जाएगा। और अमेरिका जिस तरह से, और इसी दौर में जिस तरह से फ्रांस ने भी धमकी जैसा दिया है कि हम लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन है और हम जो है वो आप पर हमला कर सकते हैं, तो इस तरह से वो धमकी का, जो फ्रांस ने एक धमकी भरी बात जो है सोवियत रशियन फेडरेशन को दिया है, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक धमकी भरे ढंग से तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बड़े गंभीर ढंग से कहा कि युद्ध बंद करिए। तो ये सब पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य जो है वो बहुत गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आने वाले समय में 2-3-4 दिनों के अंदर अगर ये पूरी क्राइसिस खत्म नहीं होती है और सोवियत ये अपना रशियन फेडरेशन अगर ये बात समझ करके पीछे नहीं हट जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय जो वुड्रो विल्सन का जो डॉक्ट्रिन था सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वो सभी सिद्धांत को लागू करके जो यूक्रेन का अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत है उसे लागू करने में मौका नहीं देता है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि पुतिन को एक विशेष ढंग से एक खराब वातावरण देखने को मिल सकता है। उनके खुद के देश में जो है इतना बड़ा विप्लव हो सकता है, विद्रोह हो सकता है।
तो इन्हीं बातों के साथ जो है मैं आज की बात यही समाप्त करना चाहता हूँ।